ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के टॉप 5 प्रश्न को लिए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है ये, और क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट क्या है, साइंस है। तो चलिए हम लोग श्रृंखला की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न यहाँ पर है, सब्जेक्टिव है। प्रश्न है समजातीय या सजातीय श्रेणी क्या है। चलिए इसको पहले हम लोग समझते हैं कि सजातीय या समजातीय श्रेणी क्या होता है। तो ये जो श्रेणी होता है एक ही समूह के बीच लगता है। एक ही समूह के दो क्रमागत लगातार सदस्यों के बीच का अंतर CH2 रहता है, तो उसी को हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एल्केन है, एल्केन जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, और इसका प्रथम सदस्य होता है मीथेन CH4, फिर होता है इथेन C2H6, फिर होता है C3H7, फिर होता है C4, यहाँ पर 8 होगा, 8, और यहाँ पर 10। तो ये एक ही समूह हो गया, यानी एल्केन समूह हो गया। तो एक मैंने बोला कि एक ही समूह के दो लगातार की बात की जाएगी, दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर CH2 होगा, तो उसी को हम लोग समजातीय श्रेणी कहेंगे। ये ना किसी अलग को ले लेंगे और मिला लेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बीच का अंतर, तो यहाँ से 2 में से गया तो C हो गया, 6 में से 4 गया CH2। इसके बीच का अंतर वहीं पर हम लोग देख लेंगे CH2, इसके बीच का अंतर CH2। यानी हम लोग समझ गए कि एक ही समूह में दो लगातार क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर CH2 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल हम लोग एल्केन से दे दिए, एल्कोहल से भी ले सकते हैं इसका एग्जांपल। जैसे हम लोग एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 OH होता है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं CH3OH, C2H5OH। यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, तो हमारा डिफरेंस मिलेगा CH2 का डिफरेंस मिलेगा। तो किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो दो क्रमागत सदस्यों का बीच का अंतर अगर CH2 रहता है तो उसी को हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी की विशेषता क्या होती है कि एक ही समूह में एक ही सामान्य सूत्र होता है। जितने भी यौगिक होते हैं उनके लिए सामान्य सूत्र क्या होता है, एक ही होता है। चलिए आशा करते हैं कि समजातीय श्रेणी समझ में आया होगा। फिर एक बार देख लेते हैं समजातीय श्रेणी। एक ही समूह के दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर अगर CH2 हो तो उसे हम लोग सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एल्केन का दिखाए और यहाँ पर हम एल्कोहल का दिखाए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है फिजिक्स से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक लिखे। प्रतिरोध के बारे में बताया गया कि प्रतिरोध क्या है। इसका नाम है प्रतिरोध, माने किसी को रोकेगा। तो ये किसको रोकेगा, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकेगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकेगा, ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकेगा। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो बाधक आता है तो उसी बाधक को फिजिक्स की भाषा में प्रतिरोध कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है किसी कंडक्टर से, और उस कंडक्टर में का वह गुण है जिस गुण के कारण वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोक रहा है, तो वह गुण ही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। तो कह सकते हैं हम किसी चालक का वह गुण जिस गुण के कारण वह अपने से होकर जा रहे धारा का विरोध करता है या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम लोग
प्रतिरोध कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध उच्च होने से ऊष्मा अधिक होता है, प्रतिरोध उच्च होने से अधिक ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। इसका मात्रक की अगर बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ये सही मात्रक ओम होता है। अब बात आती है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो समझते हम लोग। प्रतिरोध पहला चालक के लंबाई पर, चालक के लंबाई पर, चालक के लंबाई पर, चालक का लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ताप पर, ताप के समानुपाती होता है प्रतिरोध, क्या होता है, ताप के समानुपाती होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। उसके बाद है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये इन चीजों पर डिपेंड करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालक के लंबाई का समानुपाती होता है, ताप बढ़ाने से बढ़ाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओम के नियम में जो है ताप को अचर रखा जाता है, यही कारण है। चलिए हम लोग समझ गए कि किसी भी चालक का वह गुण जिस गुण के कारण वह अपने से होकर जा रहे धारा का विरोध करता है तो उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी जब हम लोग श्वेत प्रकाश को, जब हम लोग श्वेत प्रकाश को, जब हम लोग श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये कई रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों, अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे समझने के लिए हम लोग बना दे रहे हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी जब श्वेत प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश अलग अलग 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो श्वेत प्रकाश को अलग अलग 7 रंगों में बंटने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इंद्रधनुष है वह भी एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष भी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जिसका निर्माण प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और भी प्रकाशीय घटनाओं के कारण होता है, यानी उसमें भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मिलता जुलता रहता है। यानी आप देखिए जब इन रंगों को एक पट्टी पर हम उतारेंगे, जब इन रंगों को एक पट्टी पर उतारेंगे, जब 7 रंगों को एक पट्टी पर उतारेंगे तो उस पट्टी का नाम होता है वर्णपट या स्पेक्ट्रम। इस पट्टी का नाम क्या होता है, वर्णपट। वर्णपट, वर्ण माने रंग होता है, पट माने पट, यानी जिस पट्टी पर रंग आ गया उसको हम लोग वर्णपट कहेंगे। इसको अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो हम लोग समझ गए कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है और यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब अलग अलग रंगों को इस पट्टी पर उतार दिया जाता है तो इस पट्टी को हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन हम लोग समझेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है, जैसे हम जानते हैं सूर्य का प्रकाश जो आता है, सूर्य का प्रकाश आता है वह वायुमंडल को पार करते हुए पृथ्वी तक पहुंचता है। तो वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं, वायुमंडल में बहुत सारे कण है। वे कण क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और पुनः भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देते हैं, पुनः भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देते हैं। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अर्थात हम समझ गए कि सूर्य से आने वाले जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के कण उसे अवशोषित कर पुनः भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देते हैं और यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो उसका प्रकीर्णन कम होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। यही कारण है कि खतरे का संकेत लाल रंग होता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन बहुत कम मात्रा में होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम मात्रा में होता है।
आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है ऊर्जा के, अगला हमारा प्रश्न है ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या है। ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या है, ये नहीं बताया जाए कि एक ऊर्जा की क्या विशेषता होगी कि जो उत्तम माना जाएगा उसको। तो पहली विशेषता है कि उसका ऊर्जा स्रोत का रख रखाव आसान हो। रख रखाव आसान हो, उसका रख रखाव आसान हो। दूसरा, ऊष्मीय मान अधिक हो। ऊष्मीय मान अधिक हो। ऊष्मीय मान क्या है उसका अधिक हो। ऊष्मा ज्यादा, प्रदूषण कम फैलाए या धुआं कम दे। ऊष्मा ज्यादा और धुआं कम दे। यानी हम समझ गए कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत की विशेषता क्या है कि ऊर्जा स्रोत का रख रखाव क्या हो, आसान हो, ऊष्मीय मान अधिक हो, ऊष्मा ज्यादा दे और धुआं कम दे, परिवहन आसान हो, उसका परिवहन आसान हो। तो जिसमें ये विशेषता पाया जाएगा उसको हम लोग ऊर्जा के उत्तम स्रोत मानेंगे कि जिसका रख रखाव क्या हो, आसान हो, ऊष्मीय मान अधिक हो, ऊष्मा ज्यादा दे, धुआं कम दे, परिवहन क्या हो उसका आसान हो, भंडारण भी उसका आसान हो। तो आशा करते हैं कि साइंस का टॉप 5 प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।